हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपिका एजुकेशनल एकेडमी। चलिए हम लोग आज की क्लास को, आज की टॉपिक को अपनी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का जो क्लास है वो रेशो से रिलेटेड है। विभिन्न प्रकार के जो फाइबर हैं, हम लोगों ने इसके पहले की जो क्लास थी उसमें क्या डिस्कशन किया था, हम लोगों ने इसके वर्गीकरण, रेशे के वर्गीकरण के बारे में पूरा डिस्कशन किया था। हमने इसके वर्गीकरण में कौन से रेशे कितने आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने आप लोगों को समझाया था। अब आज से हम लोग क्या एक एक रेशों के बारे में समझेंगे जो कि हम लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो आज हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? कपास यानी कॉटन के बारे में। कौन सा रेशा? कपास। आज हम लोग कपास के बारे में पढ़ेंगे। कपास को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉटन। ओके, तो फर्स्ट रेशा, रेशे की शुरुआत आज हम लोग फाइबर की शुरुआत कर रहे हैं। किससे? कपास से शुरू कर रहे हैं। ओके, कपास के बाद लीलन, वूलन, जितने भी है रेशम, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो कपास जो हमारा है, ये कपास जो है, पहले हम समझेंगे कपास जो है हमारा, ये कैसा शब्द है? कपास कैसा शब्द है? कपास हमारा कैसा शब्द है? कपास अरेबिक शब्द है। कौन सा शब्द है ये? अरेबिक शब्द है। ओके, कैसा? अरेबिक भाषा का शब्द है। ओके, भाषा का शब्द है क्या हमारा? कपास। और ये जो कपास है ये अरेबिक भाषा का शब्द है। अरेबिक भाषा के क्वेटम शब्द से ये लिया गया है। कौन से शब्द से? क्वेटम। ओके, तो कपास अरेबिक भाषा का शब्द है और ये अरेबिक भाषा के क्योटम शब्द से लिया गया है। ओके, इतना समझ में आया? और इसका जो कपास का इतिहास है, कपास का इतिहास जो है ये 5000 वर्ष पुराना है। कैसे? इसका इतिहास क्या है? कपास का इतिहास जो है ये 5000 वर्ष पुराना है। इसका मतलब ये है कि 5000 वर्षों से हम कॉटन यानी कपास का यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये जो हमने बताया क्या कि हमारा जो कपास का इतिहास है 5000 वर्षों पहले से ही 5000 वर्ष पुराना है। इसका मतलब हम 5000 वर्ष से कपास का यूज कर रहे हैं। और इसके पहले जब हमने क्लास ली थी तो उसमें हमने बताया था कपास के बारे में कि कपास जो है बहुत ही लोकप्रिय रेशा है। मतलब इसका यूज हर जगह, देश विदेश हर जगह होता है। इसकी लोकप्रियता के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी, विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है। कौन सा रेशा इसको कहा जाता है? इतिहास इसका 5000 वर्ष पुराना है। और क्या बताया हमने? यह सर्वव्यापी, विश्वव्यापी रेशा है। कौन सा रेशा है? विश्वव्यापी रेशा। विश्वव्यापी रेशा का मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल फाइबर। ओके, तो पूछता है यूनिवर्सल फाइबर किसे कहा जाता है? तो कपास को हम विश्वव्यापी रेखा और यूनिवर्सल फाइबर भी कहते हैं। और इसका रंग कैसा होता है? हमने बताया था इसका रंग सफेद होता है। सफेद होने के कारण इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? विश्वव्यापी कपास का जो रेशा है सफेद होने के कारण इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ओके, और ये क्या होता है? कपास जो होता है ये इको फ्रेंडली है। कैसा है? इको फ्रेंडली। इस कारण इसको इको फ्रेंडली रेशा भी, इको फ्रेंडली फाइबर भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? ये मनुष्य के शरीर को, स्वास्थ्य को क्या प्रदान करता है? आरामदायक महसूस होता है, आराम प्रदान करता है। तो जिस कारण इसे ह्यूमन क्या कहा जाता है? ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर भी कहा जाता है। कौन सा फाइबर कहा जाता है? ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर। ओके, तो हमने क्या बताया कि इसे विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है क्योंकि ये देश विदेश हर जगह इसको यूज किया जाता है, जिस कारण इसको विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है यानी यूनिवर्सल फाइबर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
व्हाइट गोल्ड। इको फ्रेंडली भी कहा जाता है और व्यक्ति के शरीर को ये क्या प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, उसे अच्छा और आराम, स्वास्थ्य के लिए क्या कपास को अच्छा और आरामदायक माना जाता है, जिस कारण इसे ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर या ह्यूमन बॉडी फ्रेंडली फाइबर भी कहा जाता है। इतनी बात आई समझ में। अब हम लोग और क्या है, हम कपास का जो जन्मदाता है वो किस देश को माना जाता है, कपास का जन्मदाता हमारा भारत है। क्या है, कपास का जन्मदाता कौन है, भारत है। ओके, तो इतनी बात आई समझ में। कपास हमारा क्या है, अरेबिक भाषा का शब्द है जो क्वेटम से लिया गया है और इसका इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। इसका मतलब 5000 वर्षों से कपास का कॉटन का यूज हो रहा है। इसे विश्वव्यापी रेशा कहते हैं, इको फ्रेंडली रेशा कहते हैं, ह्यूमन फ्रेंडली रेशा भी कहते हैं और व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। कपास का जन्मदाता भारत है, भारत में ही इसका आविष्कार हुआ, किसका, कॉटन का। इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, हमने इसके पहले क्या डिस्कशन किया था कि हमारा जो रेशे का वर्गीकरण किया गया है किसके आधार पर किया गया है, लंबाई के आधार पर और स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर हमने बताया प्राकृतिक रेशा होता है, दूसरा हमारा संश्लेषित रेशा होता है। तो हमारा जो प्राकृतिक रेशा है, कौन सा, प्राकृतिक रेशा है, इसको कितने भागों में बांटा गया, इसको भी हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया है ना। कौन कौन सा, वानस्पतिक रेशा और प्राणिज रेशा जो हमको प्राणी जगत से प्राप्त होता है, और खनिज रेशा जो हमें खनिजों से प्राप्त होता है। ये हुआ प्राकृतिक जगत में, इसको 3 भागों में। और वानस्पतिक को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सा, पहला जो रेशा हमें किससे, बीज से प्राप्त होता है, और दूसरा तने से प्राप्त होने वाले रेशे, और तीसरा क्या बताया था, पत्तियों से प्राप्त होने वाले रेशे। तो बीज से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से हैं, बीज से प्राप्त होने वाले रेशे हमने बताया हमारा कपास है और कौन सा है, कपोक है। ओके, तो आई बात समझ में। कपास जो हमारा प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक रेशा क्या, वनस्पत जगत से प्राप्त होने वाला, और बीज से प्राप्त होने वाला रेशा हमारा कपास और कपोक है। कपास हमने बताया इससे हमारे वस्त्र निर्मित होते हैं, बट कपोक जो है इसमें ट्विस्ट यानी ऐंठन की क्षमता नहीं होती, इसमें ऐंठन नहीं होता है, जिस कारण इसका कपोक का यूज वस्त्र निर्माण में नहीं किया जाता। फिर कहाँ किया जाता है, इसका निर्माण जैसे सजावट की चीजों को बनाने में, डेकोरेटिव जो चीज होती है उनको बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ट्विस्ट नहीं होता, इसमें ऐंठन नहीं होती, इसलिए कपोक का यूज वस्त्र निर्माण में नहीं किया जाता है। रही बात कपास की, तो कपास का यूज हमने बताया कि वस्त्र निर्माण में किया जाता है। और ये क्या है, कपास वनस्पत जगत से प्राप्त हो रहा है ना, तो वनस्पत जगत से प्राप्त होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, सेल्यूलोजिक रेशा कहा जाता है। कौन सा रेशा, वनस्पत जगत से पाए जाने के कारण यह सेल्यूलोजिक रेशा होता है। कौन सा रेशा, सेल्यूलोजिक रेशा। कपास कैसा रेशा होता है, सेल्यूलोजिक रेशा होता है। और कपास में क्या होता है, 90% इसमें क्या, सेल्यूलोज पाया जाता है, यानी सेल्यूलोज की मात्रा इसमें क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसमें कितना सेल्यूलोज पाया जाता है, 90% सेल्यूलोज पाया जाता है। यानी कपास में सेल्यूलोज की मात्रा जो होती है वह क्या होती है, सबसे अधिक होती है। किसकी मात्रा, सेल्यूलोज की मात्रा। तो वनस्पतिक जगत से कपास प्राप्त होने के कारण इसमें क्या, सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यह कपास क्या है, वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने के कारण यह सेल्यूलोजिक रेशा है और इसमें 90% तक सेल्यूलोज पाया जाता है। कपास में सबसे अधिक मात्रा में, हमारा जो कॉटन है इसमें सबसे अधिक मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है। आई बात समझ में इतना। अब हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कपास से के पौधे से हम कैसे बीज को प्राप्त करते हैं, कैसे रेशा प्राप्त
करते हैं उसके लिए कैसी, मतलब कपास की खेती कैसी होनी चाहिए, कैसे होती है, उनके बारे में देखेंगे। ओके, तो जैसे क्या है कपास, तो कपास क्या करता है, इसका पौधा हम बीज डालेंगे तब क्या बनेगा, कपास का पेड़ निकलेगा। ये जो पेड़ होता है, पेड़ की लंबाई जो होती है, कपास के पेड़ की लंबाई 3 से 6 फीट कितनी होती है, 3 से 6 फीट होती है, या 3 से 5 फीट कितनी होती है, 3 से 6 फीट या 3 से 5 फीट या 3 से 8 फीट, मतलब इसी के एवरेज में रहती है, 6, 5, 8 ऐसे हो सकता है, मतलब 3 से 6 फीट होती है मैक्सिमम, और 3 से 5 भी हो सकती है, 3 से 8 भी हो सकती है। तो कपास क्या होता है, इसको बीज डालेंगे तो बीज से क्या निकलेगा, पेड़ निकलेगा। पेड़ की लंबाई हमने बताया, फिर इससे कुएं से हमें क्या प्राप्त होता है, पेड़ से कुआं निकलता है ना, कोई हमने बताया था, पोट्स बोलते हैं, तो कोए से क्या होता है, रेशे की प्राप्ति होती है, रेशे की प्राप्ति। ओके, पेड़ में कोए निकलेंगे, कोए से यानी जो पोट्स होता है उससे हमें रेशा मिलता है। और इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, इसके कपास के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, जलवायु उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय। ओके, कैसी होनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी जो है, ये मिट्टी क्षार युक्त काली मिट्टी की आवश्यकता कपास के लिए होती है। किसकी, क्षार युक्त काली मिट्टी। अब काली मिट्टी की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि काली मिट्टी में जल को यानी नमी को अवशोषित करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। किसको, हमने क्या कहा, इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, क्षार युक्त काली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी में जल को अवशोषित यानी नमी को अवशोषित करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। अब इसका फसल चक्र कितने दिन का होता है, यानी उत्पादन कितने दिन का होता है, फसल चक्र जो होता है कितने अवधि का होता है, यानी उत्पादन अवधि क्या होती है। फसल चक्र का मतलब उत्पादन अवधि क्या होती है, इसकी उत्पादन अवधि क्या होती है, 1 साल की। कितनी, 1 साल की। तो साल तो एक होता है, बट अगर दिन पूछता है तो 200 दिन का इसका उत्पादन अवधि होता है, यानी 200 दिन में हम कपास के रेशे को तैयार कर सकते हैं। ओके, इतनी बात आई समझ में। हमारा कपास जो है, इसकी खेती कैसे होती है, हमने इसको समझा। तो कपास का बीज होता है, बीज से क्या पौधे निकलेंगे, पेड़ निकलेगा। पेड़ की लंबाई कितनी होती है, 3 से 6 फीट, 3 से 5 या 3 से 8 इसी के करीब रहती है। फिर पेड़ से जो कोए निकलते हैं, पोट्स निकलते हैं, उस पोट्स में रेशे होते हैं, जिनसे हमें रेशों की प्राप्ति होती है। और कपास के लिए, कपास की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो जलवायु उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मिट्टी क्षारयुक्त काली मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें नमी अवशोषित करने की क्षमता ज्यादा होती है। और इसका फसल चक्र यानी उत्पादन अवधि कितने दिन का होता है, इसका उत्पादन अवधि 1 साल यानी 200 दिन का होता है। अगर साल में है तो 1 साल हम कहेंगे, लेकिन दिन जो में पूछता है तो 200 दिन का इसका उत्पादन अवधि होता है। आई बस इतनी सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत होती है, या फसल चक्र उत्पादन अवधि कितने दिन का होता है कपास का, तो 200 दिन का होता है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारा जो कपास है, इसका उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता था, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा अमेरिका में होता था। कहाँ होता था, अमेरिका में। और बट अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये अमेरिका में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता था, बट प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा उत्पादन, प्रेजेंट टाइम में
सबसे ज्यादा उत्पादन इसका कहाँ हो रहा है? भारत में होता है। पहले था अमेरिका में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था, बट प्रेजेंट टाइम में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चीन और मिस्र में भी इसका उत्पादन अच्छा होता है। कहाँ? चीन और मिस्र में भी कपास का उत्पादन अच्छा होता है। जैसे अमेरिका में पहले सबसे ज्यादा उत्पादन कपास का होता था, बट प्रेजेंट टाइम में भारत में हो रहा है, और चीन और मिस्र में भी कपास का उत्पादन अच्छा होता है। मिस्र की जो जलवायु है, क्या है? मिस्र की जो जलवायु है वह अच्छी होने के कारण, यानी कपास की खेती के लिए जिस जलवायु की आवश्यकता होती है उसके अनुकूल होती है, कपास की खेती के अनुकूल जलवायु होती है, जिस कारण यहाँ से जो हमें कपास प्राप्त होता है ना, वह उच्च क्वालिटी का होता है। कैसा होता है? जलवायु अनुकूल होने के कारण उच्च गुणवत्ता वाली क्या प्राप्त होती है? उच्च गुणवत्ता वाली कपास प्राप्त होती है। आई बात समझ में? मिस्र की जलवायु कपास उत्पादन के लिए अच्छी है, इसलिए यहाँ उच्च क्वालिटी के कपास हमें प्राप्त होते हैं। ओके, और क्या है? सबसे पहले सूती मिल जो है, सूती यानी जिसको हम कपास यानी कॉटन भी कह सकते हैं, सबसे पहले सूती मिल 1818 में, कहाँ? 1818 में कलकत्ता में स्थापित की गई। कहाँ? कलकत्ता में। तो पूछता है कि सबसे पहले सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? सबसे पहले सूती मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता में की गई। कहाँ की गई? सबसे पहले सूती मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता में की गई। और कुछ जानकारी की चीजें हैं। कपास से हमको जो बीज प्राप्त होता है, एक बात और पहले ध्यान से सुनिएगा, हमारे जो टेक्सटाइल है इसमें कई टर्मिनोलॉजी है, मतलब कई शब्दावलियां हैं। पहले आप इन शब्दावलियों जैसे गिनिंग हुआ, कॉम्बिंग हुआ, ये सब है, तो इन सभी के पहले आप समझेंगे गिनिंग किसे कहते हैं, कॉम्बिंग किसे कहते हैं, तब आप इसको अच्छे से टेक्सटाइल को समझ पाएंगे। तो मैं क्या है इसको जो है टेलीग्राम पे PDF इसका दे दूंगी, आज या कल में प्रोवाइड करवा दूंगी। जितने भी शब्दावलियां टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, पहले आप लोग उनको समझ लीजिएगा, तब आपको ये आसानी से टेक्सटाइल समझ में आ जाएगा। जैसे बिनौला क्या है? बिनौला ये क्या है? बिनौला, बिनौला जो है ये क्या है? ये कपास में जो कोए पाए जाते हैं ना, उस कोए में ये बीज होता है। कपास के कोए में पाए जाने वाले बीज को हम क्या कहते हैं? बिनौला कहते हैं। कोए के बीज, कपास के कोए में जो बीज पाया जाता है उसे हम पाया जाने वाला बीज। ओके, तो बिनौला का मतलब क्या होगा? कपास के कोए में पाया जाने वाला बीज। और गिनिंग क्या होता है? गिनिंग का मतलब है कोए से बीज को निकालने की प्रक्रिया। गिनिंग ये सारे एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। गिनिंग, कॉम्बिंग ये सब पूछे जाते हैं। मर्सराइजिंग और टेंटरिंग, ये सारे कई वर्ड हैं, कई शब्दावलियां हैं, जिनको आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। उसका जो PDF है मैं आज या कल में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो गिनिंग क्या है? गिनिंग कोए से बीज को निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोए से बीज को निकालने की प्रक्रिया। आई बात समझ में? कोए से बीज को निकालने की प्रक्रिया को ही हम गिनिंग कहते हैं। और बिनौला क्या है? कोए में पाए जाने वाला जो बीज होता है उसी को हम बिनौला कहते हैं। और क्या है? कपास को हम क्या कहते हैं? कपास को कपड़ों का राजा कहा जाता है। किंग ऑफ रेशों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपास को रेशों का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेशों का राजा कहा जाता है।
यानी किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ फाइबर। और रेशों की रानी किसे कहा जाता है? रेशों का राजा कपास को कहा जाता है और रेशों की रानी रेशम को कहा जाता है। ओके, तो इतनी चीजें आई समझ में। सबसे पहले जो है कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा अमेरिका में होता था, बट प्रेजेंट टाइम में भारत में होता है। और चीन और मिस्र भी क्या कपास का अच्छा उत्पादन करते हैं। इस मिस्र की जलवायु अच्छी होने के कारण यहाँ से जो हमें कपास प्राप्त होता है वो उच्च क्वालिटी का होता है। और सबसे पहले सूती मिल की स्थापना 1818 में कलकत्ता में की गई। और बिनौले का मतलब कोए में जो बीज पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बिनौला कहते हैं। और कोए को क्या बोलते हैं? पोट से। ओके, कोए को पोट्स बोलते हैं। गिनिंग के मतलब कोए से बीज को निकालने की प्रक्रिया को हम गिनिंग कहते हैं। और कपास को रेशों का राजा कहा जाता है यानी किंग ऑफ फाइबर। और रेशम को रेशों की रानी कहा जाता है यानी क्वीन ऑफ फाइबर। अब हम लोग ये सारी चीजें हैं हमारी कपास से रिलेटेड हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप लोग इसको इजली मत लीजिएगा। हमारा कपास रेशे भी कई हैं, लेकिन रेशों में हमारा जो कॉटन है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ओके, आई होप जितना समझाया समझ में आया होगा। और भारत में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में कपास की खेती होती है। भारत में कहाँ होती है? किन किन राज्यों में? भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी यानी मध्य प्रदेश, और कहाँ? तेलंगाना। इन सभी जगहों पर क्या होती है? कपास की खेती क्या होती है? कपास की खेती होती है। और इन सभी राज्यों में, जैसे भारत में किन किन राज्यों में कपास की खेती होती है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। बट महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। ओके, तो भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है? तो महाराष्ट्र में कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। और मैक्सिको और यूएसए में कॉटन के लिए क्या होती है? उत्तम जलवायु और भूमि उपलब्ध है। यही कारण है कि यहाँ का जो कपास होता है वह सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला होता है। कहाँ? मैक्सिको और यूएसए। मैक्सिको और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो मैक्सिको और यूएसए की जो मतलब जलवायु और भूमि है वो कैसी है? इसके अनुकूल है, उत्तम है कपास की खेती के कारण। इस कारण यहाँ सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला कपास प्राप्त होता है। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला क्या प्राप्त होता है? कपास। मैक्सिको और यूएसए में यहाँ कपास की खेती के लिए क्या जलवायु और भूमि दोनों ही अनुकूल है, इसलिए यहाँ सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला कपास पाया जाता है। अब हम लोग क्या समझेंगे जो हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, हम उनके बारे में समझेंगे। क्या पूछा जाता है? जैसे प्रोसेस ऑफ, क्या पूछा जाता है? प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉटन, यानी कॉटन यानी कपास को क्या बनाने के तरीके, उत्पादन मतलब इसके बनाने के तरीके क्या है, इसके क्रम के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में? 1 सेकेंड। ओके, हम लोग क्या देखेंगे?
प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉटन, यानी इसका निर्माण कैसे होता है, कैसे कताई होती है, कब कॉम्बिंग होती है, इसके क्रम के बारे में हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन। अब इसका क्रम क्या है, इसको आप लोग याद भी करिएगा, तो सीक्वेंस वाइज, क्रम वाइज ही याद करिएगा, क्योंकि इसका क्रम पूछा जाता है कि कपास के निर्माण का, कॉटन के निर्माण का क्रम क्या है। थोड़ा पेशेंस के साथ रहिए, इसको नोट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको याद करने का क्रम वाइज इसका ट्रिक भी बताऊंगी। अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, इसको पहले नोट कर लीजिए एक एक करके। पहला क्या है, हार्वेस्टिंग। इसका मतलब क्या है, पोट्स यानी कोए को एकत्र करना, एकत्र करना या इकट्ठा करना। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना ना। तो हार्वेस्टिंग, इसमें कॉटन में क्या होता है, पहले हार्वेस्टिंग होता है, यानी पोट्स यानी कोए को एकत्र यानी इकट्ठा किया जाता है। फिर क्या होता है, गिनिंग। अभी हमने बताया गिनिंग क्या है, गिनिंग क्या है, बिनौला निकालना। क्या, बिनौला यानी बिनौला निकालना, यानी क्या, अर्थात कोए से रेशे एवं बीज को अलग करना, अर्थात कोए से रेशे एवं, इसको पहले नोट कर लीजिए, बीज को अलग करना। फिर क्या है, गिनिंग के बाद सॉर्टिंग। फर्स्ट हम लोगों का हार्वेस्टिंग, दूसरा गिनिंग, तीसरा सॉर्टिंग, जिसे कपास की छटाई की जाती है इसमें। चौथा हम लोगों का है बेलिंग। बेलिंग, बेलिंग में क्या होता है, गांठ बांधना, गांठे बांधना। ये क्या होता है, ये 500 पाउंड की एक गांठ होती है, 500 पाउंड की जो होती है एक गांठ होती है, और यहीं से यह मिल में जाता है, मिल में जाता है। और पांचवा हमारा क्या है, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। एंड ब्लेंडिंग, गांठे खोलना एवं मिलाना। इसका मतलब गांठे खोलना एवं मिलाना। एक एक करके सभी आप लोग भी नोट कर लीजिए। छठवां क्या है, कार्डिंग, कार्डिंग एंड डबलिंग। कार्डिंग एंड डबलिंग का मतलब धुनाई एवं दोहरा करना। सातवां हमारा क्या है, कॉम्बिंग, यानी कंघी करना। कंघी करना, इसका मतलब रेशों को समानांतर करना, रेशों को समानांतर
करना। 8वां हमारा क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं? खींचना। 9वां क्या है? रोविंग। 9वां रोविंग मतलब घुमाना। 10वां क्या है? सिल्वरिंग। सिल्वरिंग मतलब पोनी बनाना। पोनी बनाना। थोड़ा पेशेंस रखिए, फिर एक एक ट्रिक करके इसको समझा दूंगी। कॉम्ड स्लीवर भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कॉम्ड। 11वां हम लोगों का क्या है? स्पिनिंग। स्पिनिंग हमने बताया, स्पिनिंग क्या है? कताई। यहाँ क्या है? धागा तैयार हो जाता है। और 12वां हमारा क्या है? वीविंग। वीविंग मतलब बुनाई। 13वां क्या है? फिनिशिंग। फिनिशिंग मतलब परिसज्जा। परिसज्जा। और 14वां क्या है? डाइंग। डाइंग मतलब रंगाई। 15वां क्या है? लास्ट पेंटिंग। पेंटिंग मतलब छपाई। ओके, ये तो हमारा क्या है? ये हमारा कॉटन बनाने का क्रम है। क्या है? कॉटन बनाने का ये क्रम है। कितने स्टेप है? 15 हमने बताया। ये कैसे तैयार होता है। ओके, अब एक एक करके इसको स्टेप वाइज ही याद करना। पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर इसकी ट्रिक को बताती हूँ। ओके, पहला हमारा क्या है? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? इकट्ठा करना। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या होता है? क्लियर है? इकट्ठा करना। इकट्ठा करना मतलब इसमें क्या किया जाता है? कपास बनाते समय इसमें कॉटन बनाने में क्या होता है? जो कपास के पौधे होते हैं उसमें जो कोए होते हैं, कोए होते हैं ना पहले, तो जो कोए होते हैं पहले फूल होता है, फूल से कोए बन जाते हैं। जब वो कोए फूटते हैं तो उसमें से क्या होता है? रुई जैसा निकलता है। तो वो कोए जो होते हैं, हार्वेस्टिंग का मतलब उन कोए को इकट्ठा करना। पहले हम क्या करते हैं? कोए को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम गिनिंग करते हैं। गिनिंग का मतलब क्या है? बिनौला निकालना, यानी कोए से बीज और रेशे को अलग करना। बीज को निकालना और रेशे को अलग करना। गिनिंग का मतलब क्या है? कोए से रेशे और बीज को अलग करना। बिनौला किसे कहते हैं? बीज को। तो पहले हम कोए को इकट्ठा करते हैं, फिर कोए से रेशे और बीज को अलग करते हैं, फिर सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग मतलब कपास की छटाई करते हैं। अब हम जब उसमें से कोई में से रेशे और बीज को निकाल लिए तो हम क्या करते हैं? रेशे की छटाई करते हैं। छटाई कैसे करेंगे? जैसे मान लो गुणवत्ता के आधार पर जो अच्छे किस्म के कपास हैं उनको अलग कर देंगे, जो थोड़ा लो क्वालिटी के हैं उनको अलग कर देंगे, या फिर लंबाई के आधार पर जो बड़े बड़े रेशे हैं उनको अलग करेंगे, छोटे रेशों को अलग करेंगे, या फिर जो स्वच्छ हमारे साफ सुथरे रेशे हैं उनको अलग रखेंगे और गंदे हैं उनको अलग करेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं? कपास के रेशों की छटाई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। उसके बाद हमारा होता है बेलिंग। बेलिंग का मतलब गांठें बांधना। अब जब हमने उसकी छटाई कर दी है गुणवत्ता के आधार पर या लंबाई के आधार पर रेशों की, तो हम क्या करते हैं? उनकी बांध बांध के गांठ बना देते हैं। मतलब कुछ रेशों को इकट्ठा करके उनका गांठ बना के अलग रखा, कुछ रेशों को इकट्ठा करके ऐसे ऐसे करके क्या एक गांठ बनाती हूँ। जो एक गांठ बनाते हो कितने का होता है? 500 पाउंड का होता है। यानी जो रेशे होते हैं, रेशों की जो एक गांठ होती है वो 500 पाउंड की होती है।
अब जब यहाँ हमने कोए को इकट्ठा किया, फिर क्या उनसे गिनिंग यानी उसमें से कोए के रेशे और बीज को अलग कर दिया, फिर सॉर्टिंग यानी कपास की छटाई की, फिर बेलिंग यानी उसका छटाई करने के बाद उसका गांठ बनाया, और गांठ कितने का 500 पाउंड का होता है। अब जब हमने गांठ बना दिया तो यहीं से क्या होता है, खेत का काम यहीं से खत्म हो गया। गांठ बना दिया, गांठ बनाने के बाद हुआ क्या होता, वहीं से रेशा हमारे मिल में चला जाता। कहाँ चला जाता, गांठ बनाने के बाद वहीं से रेशा मिल में चला जाता। अब यहाँ तक हमारा खेती का काम यहाँ तक बेलिंग तक खत्म हो गया। वो गांठ बना के दे दिया, छटाई करके दे दिया, अब मिल में चला गया। मिल में क्या होता है, मिल में ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग यानी गांठ को खोला, उन्होंने गांठ बना के दिया तो मिल में क्या होता है, गांठ को खोला जाता है, फिर उन रेशों को क्या होता है, खोलने के बाद सभी को मिला दिया जाता है। सारे रेशों को क्या किया जाता है, गांठ को खोल के सारे रेशों को मिला दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। उसके बाद क्या किया जाता है, कार्डिंग एंड डबलिंग। कार्डिंग एंड डबलिंग का मतलब हम जब गांठ खोल के उनको मिलाते हैं फिर उनकी धुनाई की जाती है। जैसे रुई की धुनाई आप लोगों ने देखा होगा ना, धुनाई की जाती है। धुनाई से क्या होता है, गंदगी अलग हो जाती है, रुई सारी सही से मिल जाती है। तो उनका क्या, कार्डिंग यानी धुनाई किया जाता है, और डबलिंग वही धुनाई मतलब उलट पुलट के, डबलिंग मतलब दोहरा करना, धुनाई उलट पलट के दोहरा दोहरा के मतलब वही काम किया जाता है। इसको करने से क्या होता है कि उसकी अशुद्धियां, जो रेशे की अशुद्धियां होती हैं वह अलग हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। ओके, तो उसके बाद कार्डिंग के बाद क्या किया जाता है, कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का मतलब कंघी करना। कंघी करने का मतलब रेशों को समानांतर किया जाता है, यानी रेशे को क्या, रेशे को क्या है, समानांतर यानी समान किया जाता है, उनको सीधा किया जाता है। जैसे कॉम्बिंग करते हैं हम लोग कंघी ना, तो जो उलझे हुए बाल रहते हैं सभी क्या हो जाते हैं, हमारे सीधे सीधे हो जाते हैं ना। तो वही रेशों में भी किया जाता है, कॉम्बिंग करके रेशों को समानांतर किया जाता है। फिर ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, खींचना। कंघी करके हम लोग अपने बाल को ऐसे करके ना कंघी करते हैं, फिर ऐसे से खींचते भी हैं। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होता है। पहले हम रेशों को समानांतर करते हैं यानी कॉम्बिंग करते हैं, उसके बाद ड्राइंग करते हैं यानी रेशों को खींचते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है हमारा, रोविंग। ड्राइंग के बाद रोविंग होता है। रोविंग का मतलब घुमाना। उनको हमने सीधा किया, समानांतर किया, फिर उनको खींचा, खींच के उनको क्या करते हैं, घुमाते हैं। उसमें रेशे में घुमावदार रेशे होते हैं ना, जैसे हम अपने बाल को कंघी करने के बाद घुमा के तब ऐसे रबड़ वगैरह लगाते हैं, तो क्या रबड़ लगाने के लिए ऐसा तो है नहीं सीधे मैंने रबड़ डाल दिया इसमें किसी ने भी, तो क्या करता है, बाल को घुमा के तब रबड़ उसमें डालना पड़ता है ना। तो उसी तरह यहाँ क्या होता है, ड्राइंग यानी उसको खींचते हैं, खींचने के बाद रोविंग करते हैं, रेशे को घुमाया जाता है। ओके, उसके बाद सिल्वरिंग। सिल्वरिंग में क्या, सिल्वरिंग का मतलब पोनी बनाना। अब हम लोगों को जब चोटी बनाना होता है तो क्या कहते हैं, हमने बताया रबड़ लगाएंगे, तो रबड़ लगाने के लिए बाल को ऐसे एक बार निकालेंगे, फिर उसमें डालेंगे, तो बाल को घुमाना पड़ेगा। और उसके बाद सिल्वरिंग करते हैं। सिल्वरिंग करने घुमा के हम क्या करते हैं, पोनी बनाना, यानी हम अपनी छोटी बनाते हैं। तो वही काम यहाँ भी है, रेशों में भी हम उसको घुमाते हैं, रोविंग करते हैं, रोविंग के बाद सिल्वरिंग करते हैं यानी पोनी बनाते हैं। और इसी को सिल्वरिंग को ही हम कॉम्ड स्लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्ड स्लीवर भी कहते हैं। अब सिल्वरिंग के बाद हम क्या करते हैं, स्पिनिंग। स्पिनिंग हमने बताया था, स्पिनिंग का मतलब कताई करना, यानी रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को हमने क्या बताया था, स्पिनिंग यानी कताई कहते हैं। तो जब यहाँ हम क्या करते हैं, पोनी बना लेते हैं, उसके बाद स्पिनिंग करते हैं यानी कताई करते हैं। यहाँ हमारा क्या होता है, रेशे से धागे बनने की प्रक्रिया को हम स्पिनिंग कहते हैं यहाँ, यानी हमारा धागा बनके तैयार हो जाता है। कहाँ, स्पिनिंग में। स्पिनिंग में हमारा धागा बनके तैयार हो जाता है। जब धागा बनके तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वीविंग करते हैं यानी बुनाई करते हैं। किसके, धागे के द्वारा कपड़े की बुनाई करते हैं, बुनाई करते हैं जिससे कपड़ा तैयार होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये बुनाई जैसे किए, तो बुनाई के बाद हमने क्या बताया कि करघे से जब कपड़ा उतरता है तो वो गंदा मटमैला होता है, सही आकार आकृति में नहीं होता है। तो उस पर क्या की, उसको क्या कहते हैं, करघे से उतरे हुए कपड़े को ग्रे गुड्स बोलते हैं। हमने बताया था क्या बोलते हैं, ग्रे गुड्स। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, करघे से उतरे हुए कपड़े को क्या बोलते हैं, ग्रे गुड्स। ये बुनाई के बाद क्या होता है, गंदा मटमैला होता है।
उसके बाद क्या, इसको सही करने के लिए इसमें फिनिशिंग यानी परिचर्या की जाती है, टेंटरिंग की जाती है, कैलेंडरिंग की जाती है, मर्सराइजिंग, मतलब जैसा रेशा है उसके अकॉर्डिंग उस पर परिचर्या की जाती है। लास्ट उसके बाद क्या किया जाता है, डाइंग यानी परिचर्या कर दी गई, अब उसकी रंगाई की जाती है, कपड़े की रंगाई के बाद पेंटिंग यानी उस पर छपाई की जाती है, तब जाके हमारा प्रोसेस पूरा होता है किसका, कॉटन का। ओके, इतनी बात आई समझ में। पहले हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर गिनिंग करते हैं, फिर सॉर्टिंग करते हैं, फिर बेलिंग करते हैं, फिर ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग करते हैं, फिर कार्डिंग एंड डबलिंग करते हैं, फिर कॉम्बिंग करते हैं, फिर ड्राइंग करते हैं, उसके बाद रोविंग करते हैं, रोविंग के बाद सिल्वरिंग करते हैं और स्पिनिंग करते हैं, फिर वीविंग करते हैं, उसके बाद फिनिशिंग और डाइंग, उसके बाद पेंटिंग करते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब इसको सीक्वेंस वाइज, क्रम वाइज याद करने का एक तरीका है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं। जैसे ऐसे इसको नोट याद करने का, HGS BOCC, इसका मतलब बॉस, DR, फिर SSW, और एक है FDP। क्या है, FDP, ये आपका कॉमन है, ये हर एक रेशे में होगा। क्या, FDP आपका कॉमन है, हर एक रेशे में होगा ही होगा, तो इसको लास्ट में आप याद कर लीजिए। क्या, FDP, क्या है, FDP। पहला हमने क्या बताया है, HGS BOCC DR SSW। अब इसको हम इस तरह से समझेंगे, ऐसे क्रम में लिख लिया। ये सारे क्या है, हार्वेस्टिंग का H लिया हमने, गिनिंग का G लिया, सॉर्टिंग का S लिया, बेलिंग का B लिया, ओपनिंग का O लिया और इसका C लिया। इस तरह से मतलब सारे का सीक्वेंस वाइज हमने लिख दिया। अब इसको याद करने का तरीका देख लीजिए, इसके ऊपर B लिख लीजिएगा, इसके ऊपर D लिख लीजिएगा। ओके, अब हमने मान लो, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर बताते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए, एज एग्जाम्पल मान लो क्या है, आप लोग PhD कर रहे हैं। अब PhD आपका कंप्लीट होने वाला, तो मतलब क्या होता है, फेयरवेल, जैसे हम लोगों का इंटर जब एग्जाम होने में फेयरवेल पार्टी होती है ना, वैसे आपका PhD है, PhD कंप्लीट होने को है, अब आपका फेयरवेल पार्टी है। अब फेयरवेल पार्टी जो है उसमें कोई ना कोई एक हेड तो होता है ना, कोई एक हेड होता है जो उसको मतलब संभालने का कार्य करता है, एंकरिंग का कार्य, होस्टिंग का कार्य करता है ना, तो एक हेड है। कौन है, हेड है। तो हेड क्या है, हेड जो है, हेड है। और फिर क्या होता है, एक आपको जैसे पार्टी है उसमें एक अतिथि बुलाया गया होता है, जिसको हम मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं। अब चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे सांसद हो, चाहे हमारे स्कूल का प्रिंसिपल ही हो, हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल ही हो, तो एक को हम पार्टी में क्या मुख्य अतिथि बनाते हैं ना, तो उसी के द्वारा, और PhD की डिग्री प्राप्त करके आप क्या, डॉक्टर की उपाधि मिल जाएगी, तो उसी के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो जैसे हमारी पार्टी, हमने ऑर्गेनाइज फेयरवेल पार्टी की, उसमें एक हेड है, तो हेड क्या करेगा, हेड जो एंकरिंग का काम करेगा, तो हेड जी क्या करते हैं, स्टेज पर जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेड, H से हेड, G स्टेज, तो हेड जी स्टेज याद कर लीजिए, यानी हेड जी स्टेज पर जाएंगे। उसके बाद स्टेज पर जाके वो क्या करेंगे, बॉस को बुलाएंगे। बॉस हम किसको मान रहे हैं, जो हमारे स्कूल में, कॉलेज में जो मुख्य अतिथि के रूप में जिसे बुलाया गया, चाहे हमारे प्रिंसिपल हो, चाहे कोई अधिकारी वगैरह, जिसको हम मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी में बुलाए हैं, उसी को हम क्या, बॉस बोल रहे हैं, क्योंकि पूरी पार्टी का वो क्या है, बॉस है। तो हेड जी जाएंगे स्टेज पर, और स्टेज पर किसको बुलाएंगे, बॉस को बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे, बॉस को बुलाएंगे। तो आप यहाँ याद रखिए, बॉस, बी से बॉस को बुलाएंगे। फिर बॉस जब स्टेज पे गया तो क्या करेगा, आपको, आप लोग अब डॉक्टर बनने वाले हैं, डॉक्टर की उपाधि मिलने वाली है, तो क्या कहता है, डॉक्टर शिव, यानी चुप रहो। ये क्या है, डॉक्टर। यहाँ डॉक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे डॉक्टर, ऐसे पूरा लिखेंगे तो ऐसे शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं डॉक्टर ना,
तो यही DR है। तो वो क्या बोलता है, बॉस स्टेज पे गया तो बोला, उसको आप लोगों को संबोधित करना, आप लोगों को कुछ बताना, तो स्टेज पे जाते पहले क्या बोलता है, डॉक्टर यानी चुप रहिए। ये क्या है, सी यानी क्या कहता है, सी चुप रहिए। और ये क्या है, डॉक्टर है। और FDP कॉमन है, हमने बताया हर एक में रहेगा, जिसको हम फिनिशिंग और ड्राइंग और पेंटिंग कहते हैं। तो क्या बताया, हेड जी स्टेज पर गए, यानी H से हेड और G से जी और S से स्टेज। तो हेड जी स्टेज पर गए और बॉस को बुलाए, BOSS, डबल S होता है लेकिन यहाँ C का मतलब बॉस ही समझिए। तो यहाँ क्या हुआ, हेड जी स्टेज पर गए और बॉस को बुलाए। जब बॉस स्टेज पर गए तो उन्होंने क्या किया, बोला आप डॉक्टर की उपाधि लेने वाले हैं, तो आपसे क्या बोल रहा है, डॉक्टर मुंह पे उंगली रखे आप लोगों को चुप कराता है, डॉक्टर शी ऐसे बोलता है। ओके, तो इसको इस तरह से याद कर लीजिए। हेड जी स्टेज पर गए, बॉस को बुलाए, बॉस ने क्या बोला, डॉक्टर शी, मतलब सभी को चुप कराया। ये SW का मतलब शी। ओके, तो इससे आपका क्या हो गया, ये पूरा तैयार हो गया ना। S से हार्वेस्टिंग, G से गिनिंग, S से सॉर्टिंग, B से बेलिंग, O से ओपनिंग। अब हमने इसी के ऊपर B और D लिख दिया है, उसको आप लोग याद रखिएगा कि O के ऊपर B लिखिएगा और C के ऊपर D, तो ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग हो जाएगा। और C है तो कार्डिंग एंड डबलिंग हो जाएगा। उसके बाद C है तो कॉम्बिंग, फिर D है तो ड्राइंग, और फिर R है तो रोविंग, और S है तो सिल्वरिंग, फिर S है तो स्पिनिंग, और फिर W है तो क्या होगा, वीविंग होगा, फिर F है तो फिनिशिंग, D है तो डाइंग, और P है तो पेंटिंग। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर लीजिए, सीक्वेंस वाइज ये आपका तैयार हो जाएगा। अगर बस आप यही क्या एग्जाम्पल के रूप में इसी को याद कर लीजिए तो आपका क्या होगा, ये पूरा सीक्वेंस वाइज इसका सीक्वेंस आपको तैयार हो जाएगा। एग्जाम में इसका सीक्वेंस क्रम से लगाने को बोलता है। ओके, सारे क्रम भी आपके याद हो जाएंगे। तो हमने क्या बताया, हेड जी स्टेज पर जाएंगे, फेयरवेल पार्टी में कोई ना कोई एक हेड है ना जो एंकरिंग का काम करेगा, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा। तो जो हेड है वो स्टेज पर जाएंगे और बॉस को बुलाएंगे। बॉस क्या बोलेंगे, आप डॉक्टर की उपाधि पाने वाले, तो आपको बोलेंगे डॉक्टर शी, मतलब सभी लोग चुप रहिए। अब उनको अपनी बात को कहना, आप लोगों को बताना, तो पहले वो आप लोगों को चुप कराएंगे ना, तो बोलेंगे शी मतलब चुप रहिए। और FDP जो है हमारा कॉमन है, सारे रेसों में रहेगा ही रहेगा, ये जो 3 प्रोसेस है। तो H से हेड से H हो गया, GS यानी हार्वेस्टिंग, गिनिंग और सॉर्टिंग, और बेलिंग, उसके बाद ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, फिर कार्डिंग एंड डबलिंग, फिर कॉम्बिंग, फिर ड्राइंग, फिर रोविंग, फिर सिल्वरिंग, फिर स्पिनिंग, फिर वीविंग, फिर फिनिशिंग, फिर डाइंग, फिर पेंटिंग। इस तरह से आपका ये तैयार हो जाएगा। इसका क्रम क्या है, उसके मतलब को भी आप लोग, इसका मीनिंग क्या है इसको भी याद रखिएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब हम लोग क्या देखेंगे, कपास के कुछ टाइप हैं, कुछ प्रकार हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। किसके बारे में, कपास के प्रकार। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लिखने में थोड़ा पेशेंस बनाए रखना पड़ा होगा आप लोग को भी, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। सीक्वेंस वाइज एक भी मुझसे बाउंस होगा तो मेरी गलती से आप सबकी भी गलती होगी ना, इसलिए एक एक को मुझे भी ध्यान रखना था। अब हम लोग क्या देखेंगे, कपास के प्रकार पहला हमारा क्या है, अपलैंड कपास। क्या, कौन सा कपास, अपलैंड कपास। अपलैंड कपास किसे कहते हैं, जो मैक्सिको और US में जो कपास पाए जाते हैं उन्हें हम अपलैंड
कपास कहते हैं। कहाँ? मैक्सिको और यूएस। मैक्सिको और कहाँ? यूएस में। मैक्सिको और यूएस में पाए जाने वाले कपास को हम अपलैंड कपास कहते हैं। और समूह द्वीप कपास, कौन सा कपास? समूह द्वीप कपास। समूह द्वीप कपास क्या है? जो कपास जॉर्जिया के तट पर पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा कपास कहते हैं? समूह द्वीप कपास। जॉर्जिया के तट पर पैदा होने वाला, मतलब समूह द्वीप कपास किसे कहते हैं? जॉर्जिया के तट पर पैदा होने वाले कपास को हम समूह द्वीप कपास कहते हैं। और मिस्री कपास, कौन सा कपास? मिस्री कपास। ये सब कभी क्या है? कपास के प्रकार हैं। इतने इतने टाइप के कपास पाए जाते हैं। मिस्री कपास कहाँ पाया जाता है? मिस्र में पाए जाने वाले कपास को हम क्या कहते हैं? मिस्री कपास कहते हैं। कहाँ पाए जाने वाले? मिस्र में। और कौन सा है? एशियाई कपास। एशियाई कपास। एशियाई कपास कहाँ पाया जाता है? भारत, चीन और जापान में पाए जाने वाले कपास को हम क्या कहते हैं? एशियाई कपास कहते हैं। चीन और जापान। कौन कौन सा? भारत, चीन और जापान में पाए जाने वाले कपास को हम एशियाई कपास कहते हैं। ये सभी हमारे क्या है? कपास के टाइप। इतने प्रकार के कपास पाए जाते हैं। अपलैंड कपास जो मैक्सिको और यूएस में पाए जाते हैं उन्हें अपलैंड कपास कहते हैं। समूह द्वीप कपास जो जॉर्जिया के तट पर पैदा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समूह द्वीप कपास। मिस्री कपास जो मिस्र में पाए जाते हैं। एशियाई कपास जो भारत, चीन और जापान में पाए जाते हैं उन्हें हम एशियाई कपास कहते हैं। ओके, तो इस तरह से पूछ सकता है ना, अपलैंड कपास किसे कहते हैं? तो अपलैंड कपास मैक्सिको और यूएस में पाए जाने वाले कपास को, या भारत, चीन और जापान में जो कपास पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एशियाई कपास कहते हैं। इस तरह से इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब कुछ नॉलेज की चीजें हैं जिन्हें आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ओके, कताई की मशीन जो है इसका आविष्कार, पूछता है कताई की मशीन का आविष्कार कब हुआ और किसने किया? कताई की मशीन का आविष्कार कब हुआ? 1764 में। कब हुआ? 1764 में हारग्रीव्स के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1764। किसके द्वारा? हारग्रीव्स द्वारा। तो कताई की मशीन का आविष्कार 1764 में हारग्रीव्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हारग्रीव्स के द्वारा किया गया। और कताई के फ्रेम का आविष्कार, कताई के फ्रेम का आविष्कार कब हुआ? 1769 में आर्कराइट के द्वारा। कब हुआ? 1769 में आर्कराइट के द्वारा किया गया। आर्कराइट ने किया। कताई की मशीन, कताई के फ्रेम का आविष्कार 1769 में आर्कराइट ने किया। म्यूल कताई का आविष्कार, कौन सा कताई? म्यूल कताई, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, का आविष्कार कब हुआ? म्यूल कताई का आविष्कार 1779 में क्रॉम्पटन ने किया। 1779 में क्रॉम्पटन
द्वारा किया गया। कब किया गया? म्यूल कताई का आविष्कार 1779 में क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया। पावर लूम का आविष्कार, पावर लूम का आविष्कार कब किया गया? पावर लूम का आविष्कार 1785 में कार्टराइट के द्वारा, 1785 में कार्टराइट द्वारा किया गया। इतनी बात समझ में आई, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कताई की मशीन का आविष्कार 1764 में हारग्रीव्स के द्वारा किया गया और कताई के फ्रेम का आविष्कार 1769 में आर्कराइट के द्वारा किया गया और म्यूल कताई का आविष्कार 1779 में क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया। पावर लूम का आविष्कार 1785 में कार्टराइट के द्वारा किया गया। म्यूल क्या है? ये म्यूल का मतलब है क्या? कताई स्पिनिंग जो है इसका एक यंत्र यानी तरीका का, जैसे कढ़ाई क्या है? कताई का एक फ्रेम होता है, एक यंत्र आप लोग कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग कढ़ाई करते हैं ना, तो कढ़ाई का एक फ्रेम होता है, कैसा? ऐसा गोल सा होता है ना, और यहाँ पे ऐसे टाइट करने के लिए यहाँ पे लगा होता है, ऐसे फ्रेम होता है ना, उसपे कपड़े को हम टाइट करके तब कढ़ाई करते हैं। तो वैसे ये जो म्यूल होता है, म्यूल भी वैसे होता है, कताई का एक यंत्र है। ये एक फ्रेम होता है जिसपे क्या किया जाता है? कताई के लिए सेट किया जाता है। तो म्यूल क्या होता है? कताई का एक यंत्र यानी फ्रेम होता है। आई बात समझ में? और 2021 में कपास का उत्पादन भारत में सबसे आगे रहा। 2021 में कपास उत्पादन में कौन आगे रहा? भारत आगे रहा। उसके बाद चाइना, उसके बाद कौन रहा? चाइना रहा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता ना कि 2021 में कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन? तो भारत रहा। और उसके बाद कौन रहा? उसके बाद चाइना रहा। और 2021 में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर तेलंगाना में हुआ। कहाँ? 2021 में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद गुजरात, फिर तेलंगाना। गुजरात और फिर तेलंगाना में हुआ। ओके, तो ये पूछेगा 2021 में कपास का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा रहा? तो महाराष्ट्र में रहा। उसके बाद गुजरात में रहा, फिर तेलंगाना में रहा। या 2021 में कपास उत्पादन में कौन सा देश आगे रहा? तो भारत आगे रहा। सेकंड नंबर पे कौन रहा? चाइना था। ओके, और कपास का जो निर्यात होता है, तो ये निर्यात सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूएसए में होता है। कहाँ होता है? कपास का सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ होता है? सबसे ज्यादा निर्यात, तो सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ होता है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कपास का सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ होता है? यूएसए में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उत्पादन में भारत अग्रणी है, तो फिर निर्यात क्यों यूएसए में ज्यादा होता है? क्यों? इसलिए कि भारत में उत्पादन तो हो रहा, लेकिन उसके उपभोक्ता भी ज्यादा हैं। पॉपुलेशन क्या है? अधिक है, उसको यूज करने वाले भी लोग ज्यादा हैं। तो जब मतलब खाना बनता है, तो खाना कितने अपने जितने घर के लोग होते हैं उनके हिसाब से बनेगा, खत्म हो जाएगा, तो दूसरे को हम कैसे देंगे? तो उसी तरह से हमारा कपास भी है, उसका उत्पादन हो रहा है, तो उसके उपभोक्ता इतने ज्यादा, उपभोग करने वाले इतने ज्यादा हैं कि हम बहुत ज्यादा उसका निर्यात नहीं कर पाते हैं। और कपास क्या करता है? सबसे ज्यादा निर्यात इसलिए कौन करता है? यूएसए करता है। तो कपास का सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ होता है? यूएसए में होता है। कपास उत्पादन में अग्रणी कौन है? भारत है। कपास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो महाराष्ट्र है। ओके,
आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, नाइल। नाइल किसे कहते हैं? NOIL, नाइल किसे कहते हैं? नाइल जो है कपास के छोटे तंतु को हम क्या कहते हैं? नाइल कहते हैं। किसे? कपास के जो छोटे तंतु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नाइल। छोटे तंतु को क्या कहते हैं? नाइल कहते हैं। किसको? कपास के छोटे तंतु को नाइल कहते हैं। ओके। और क्या है? कपास का जो कपास के तंतु की जो लोचमयता होती है वो कितनी होती है? 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम प्रति डेनियर होती है। कितनी होती है? 0.5 ग्राम प्रति डेनियर होती है। कितनी? कपास की जो तंतु की लोचमयता होती है। क्या? कपास तंतु की लोचमयता कितनी होती है? 0.5 ग्राम प्रति डेनियर होती है। और कपास का जो तनाव सामर्थ्य होता है, क्या? कपास का तनाव सामर्थ्य कपास का जो तनाव सामर्थ्य होता है वो क्या होता है? कितना होता है? तनाव सामर्थ्य होता है 80,000 से 1 लाख तक। कितना? 1 लाख तक। 80,000 से 1 लाख पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। कपास का तनाव सामर्थ्य कितना होता है? 80,000 से 1 लाख पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। और आप लोगों ने सुना होगा कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन क्या है? कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन जो होता है ये भारत का क्या है? प्रतिनिधित्व करता कॉटन इसको कहा जाता है। क्या? भारत का प्रतिनिधित्व करता। ओके। कस्तूरी कॉटन को क्या कहा जाता है? भारत का प्रतिनिधित्व करता कहा जाता है। क्योंकि क्या है? इस कॉटन का जो है भारत का सबसे अच्छा कॉटन होता है, इसलिए ये हर जगह क्या करता है? प्रतिनिधित्व कर्ता का काम करता है। ये भारत का क्या होता है? सबसे अच्छा कॉटन है। कौन सा? कस्तूरी कॉटन। इसलिए हर जगह यह प्रतिनिधित्व कर्ता का काम करता है। जो अच्छा होता है वही तो प्रतिनिधित्व कर्ता का काम करता है। तो कस्तूरी कॉटन को हम भारत का प्रतिनिधित्व करता कहते हैं। कस्तूरी कॉटन जैसे हमारा कोई ना कोई ब्रांड होता है ना, तो वैसे एक तरह से कस्तूरी कॉटन भी है। ये भी एक ब्रांड है। आप नेट पे सर्च करिएगा, इसका आपको मिल जाएगा कि कस्तूरी कॉटन क्या है। अब हम देखेंगे कपास के रिसर्च सेंटर। क्या? कपास के रिसर्च सेंटर जो कि 2 है, उनको नोट कर लीजिए। इसमें जितनी भी चीजें हैं वो नोट करने वाली ही हैं, इसलिए मैं लिख दे रही हूं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। कपास के अनुसंधान केंद्र यानी कपास के रिसर्च सेंटर कौन कौन से हैं? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। पहला कौन सा है? केंद्रीय कपास अनुसंधान क्या है? संस्थान। ये कहाँ है? ये हमारा नागपुर और महाराष्ट्र में है। ये संस्थान कहाँ है? नागपुर और कहाँ?
महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। तो हमारा कौन सा संस्थान है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, जो कि नागपुर और महाराष्ट्र में है। दूसरा हमारा कपास विश्लेषण प्रयोगशाला है। कौन सा? कपास विश्लेषण प्रयोगशाला, ये कहाँ है? कपास विश्लेषण प्रयोगशाला हमारा माटोंगा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? माटोंगा महाराष्ट्र। ओके, तो ये दो संस्थान रिसर्च सेंटर हमारे हैं। कौन कौन से? कपास के। पहला क्या है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, जो कि हमारा नागपुर और महाराष्ट्र में है। दूसरा हमारा कपास विश्लेषण प्रयोगशाला है, जो माटोंगा महाराष्ट्र में है। अब हम लोग कपास की विशेषताओं के बारे में देखेंगे, जो हम लोगों का लास्ट है। कपास की कौन कौन सी रासायनिक विशेषताएं हैं और कौन सी भौतिक विशेषताएं हैं। तो पहले हम क्या करते हैं? इनकी भौतिक विशेषताओं को देखते हैं, आफ्टर देन रासायनिक विशेषताओं को देखते हैं। उसके बाद हमारा ये कपास का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कपास की भौतिक विशेषताएं, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं लिख भी रही हूं, जिससे आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे कुछ समझाने वाला रहे तो उसको समझा देती हूँ, बट ज्यादातर नोट करने वाला है, आप लोग याद करने वाला है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो कपास हमारा जो है, इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिल समूह का है। ये कैसा है? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है और यह कार्बोक्सिल समूह का है। किस समूह का है? कार्बोक्सिल समूह का है। इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा क्या है? यह एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय। कपास क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। और किस समूह का होता है? कार्बोक्सिल समूह का होता है। इसमें जो है कपास में हमारे सेलुलोज की सेलुलोज कितना पाया जाता है? हमने अभी बताया है। कितना पाया जाता है? कपास में सेलुलोज 90% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 90% पाया जाता है। और जल जो होता है वो 5 से 8% तक पाया जाता है। और शेष जो होती है, शेष इसमें तथा शेष अशुद्धियां रहती है, अशुद्धियां होती हैं। आई बात समझ में? कपास में सेलुलोज कितना पाया जाता है? 90%। और जल 5 से 8% तक पाया जाता है। उसके बाद जो शेष बची हुई है वो सारी अशुद्धियां होती हैं। सिल्क और ऊन से अधिक भारी होता है तथा लचीला कम होता है। क्या होता है? यह जो है सिल्क और ऊन से अधिक भारी तथा लचीला कम होता है। ये क्या होता है? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होती है, लचीला कम होता है। इसमें क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होती है, यानी ये लचीला नहीं होता है। और सिल्क और ऊन से ये अधिक भारी होता है। और यह आग को जल्दी पकड़ता है। क्या होता है? आग जल्दी पकड़ता है और आग की जो लौ होती है, आग की, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आग की लौ कैसी होती है? आग की लौ पीले रंग की होती है, पीले रंग की। और जलने पर कैसा बदबू आता है? अगर हमारा कॉटन जलता है तो जलने पर कागज
के जलने जैसी गंध आती है, जैसी गंध आती है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कपास जलने पर उसकी जो लौ होती है किस रंग की होती है, तो लौ पीले रंग की होती है। और कपास जलने पर कैसी गंध आती है, तो जैसा कागज के जलने पर जैसी गंध आती है वैसी कपास के जलने पर यानी कॉटन के जलने पर भी वैसी ही गंध आती है। ये हम लोगों का एग्जाम में पूछा जा चुका है। और क्या होते हैं इसमें, कपास में विद्युत संवाहकता होती है। क्या होती है, विद्युत संवाहकता होती है, इसलिए ये क्या ताप का सुचालक होते हैं। कपास क्या होते हैं, ताप का सुचालक, यानी ये ताप को अंदर नहीं आने देते, ताप को अंदर नहीं आने देते, जिससे ये क्या करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। हम लोग गर्मियों में कॉटन का यूज अधिक करते हैं ना, इसीलिए करते हैं क्योंकि इससे हमको गर्मी कम महसूस होती है। क्यों कम महसूस होती है, क्योंकि ये ताप का सुचालक होता है, ताप को अंदर नहीं आने देता है, ये शीतलता, इसीलिए ये शीतलता देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में क्या करते हैं, कॉटन का यूज हम लोग अधिक करते हैं, क्योंकि ये हमें क्या करता है, शीतलता देने का कार्य करता है। ओके, ये कितना 6 पॉइंट हुआ। अभी कपास की कुछ और विशेषताएं हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर रासायनिक विशेषताओं को। ओके, हमारे जो कपास के रेशे होते हैं ये कितने बड़े होते हैं, आधा से 2.5 इंच तक के होते हैं। कितने होते हैं, रेशे की लंबाई, कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है, आधा से 2.5 इंच तक होती है। कितनी होती है, आधा से 2.5 इंच तक होती है। कम से कम आधा इंच होता है ना, 1.5 से 2.5 इंच तक कपास के रेशे की लंबाई होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, चपटी, घुमावदार और बल खाते हुए फीते के समान होती है। कैसी होती है संरचना, संरचना इसकी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, संरचना चपटी, घुमावदार और बल खाते हुए फीते के समान, बल खाते हुए फीते के समान होती है। पूछा गया है कि बल खाते हुए फीते के समान किसकी संरचना होती है, तो कपास की संरचना यानी कॉटन की संरचना होती है। कॉटन की संरचना चपटी, घुमावदार और बल खाते हुए फीते के समान होती है और इसके रेशे की लंबाई आधे से 2.5 इंच तक होती है। यह सामान्यतः सफेद रंग का होता है, कभी कभी ब्राउन कलर भी देखने को मिलता है। अगर ब्राउन देखने को मिलता है तो कुछ ब्राउन सा रहता है, अगर ब्राउन देखने का मिलता है तो उसका मतलब क्या है, उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति है। क्या है, क्या होता है, ज्यादातर यह सफेद रंग में देखने को मिलता है, बट कभी कभी क्या होता है, हल्का ब्राउन भी देखने को मिलता है। और अगर हल्का ब्राउन दिखता है कपास तो उसका मतलब क्या है कि उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति है, नाइट्रोजन की। ओके, मर्सराइजिंग, कपास कॉटन पे हम क्या करते हैं, कौन सी परिचर्या करते हैं, मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग क्या करती है, ये कपड़े पर चमक लाने का कार्य करती है। मर्सराइजिंग क्यों करते हैं, चमक लाने हेतु हम कॉटन पर मर्सराइजिंग की परिचर्या करते हैं, चमक को लाने के लिए। इसमें ताप सहने की क्षमता लिनन के समान होती है। क्या होती है, ताप सहने की क्षमता, ताप सहने की क्षमता लिनन के समान होती है।
किसकी? कपास में, कॉटन में ताप सहने की जो क्षमता होती है वो लिनन के समान होती है। जैसे लिनन ताप सहता है उसी तरह ये भी। और गीली अवस्था में इसकी मजबूती 30% बढ़ जाती है। किसमें? गीली अवस्था में। कॉटन की गीली अवस्था में मजबूती क्या होती है? 30% तक बढ़ जाती है। कितना? 30% तक। जब ये भीग जाता है तो इसकी मजबूती क्या होती है? 30% तक बढ़ जाती है। जबकि हमारा वूलन है, वूलन को आप भिगाएंगे तो उसकी मजबूती क्या होती है? घट जाती है। बट इसको भिगाने पे इसकी मजबूती 30% तक क्या होती है? बढ़ जाती है। किसकी? कपास की। और प्रकाश इसके लिए हानिकारक होता है, क्योंकि अधिक समय तक अगर ये प्रकाश में रहता है तो क्या होता है? इसमें पीलापन सा आ जाता है। तो क्या होता है? प्रकाश से इसे बचाना चाहिए। प्रकाश क्या होता है? हानिकारक होता है, क्योंकि कपड़े क्या हो जाते हैं? पीलापन आ जाता है कपड़े में, कपड़े पुराने भी लगने लगते हैं। और नमी सोखने के कारण इसमें शीघ्रता से फफूंदी लग जाता है। क्यों? इसमें क्या होता है? नमी के कारण क्या होता है? शीघ्रता से फफूंदी लग जाता है। ओके, हमारे जितने सेलुलोजिक रेशे हैं उसमें फफूंदी ज्यादा लगती है। ओके, और प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी का इसमें क्या होता है? पूर्ण अभाव होता है। तनाव सामर्थ्य का गुण भी इसमें होता है। किसका? तनाव सामर्थ्य का। तनाव सामर्थ्य का गुण इसमें पाया जाता है। आई बात समझ में? तो इतनी तो हो गई कपास की भौतिक विशेषताएं। इसकी लंबाई आधा से 2.5 इंच होती है। इसकी संरचना चपटी, घुमावदार और बल खाते हुए फीते की समान होती है। इसमें मर्सनाइजिंग परिसज्जा की जाती है। किस लिए? चमक लाने के लिए। इसमें ताप सहने की क्षमता लिनन के समान होती है। गीली अवस्था में इसकी मजबूती 30% तक बढ़ जाती है। प्रकाश हानिकारक होता है क्योंकि कपड़े में पीलापन आ जाता है। इसलिए हम सूती कपड़े को क्या? धूप में नहीं फैलाना, छाये में ही उसको सुखाना चाहिए। धूप में फैलाने से एक तो डिस्कलर हो जाता है, ऊपर से पीलापन आ जाता है। और नमी के कारण इसमें फफूंदी जल्दी लगता है। तनाव सामर्थ्य का गुण इसमें पाया जाता है। और क्या? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिल समूह का। कपास को किस समूह का कहा जाता है? किस समूह का होता है? कार्बोक्सिल समूह का होता है। कौन? कपास यानी कॉटन। हमने भौतिक विशेषताएं देखा। अब लास्ट इसकी 2-4 रासायनिक विशेषताएं हैं, उसके बाद आज की क्लास ओवर। रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताएं क्या है? किस पे अम्ल का बुरा प्रभाव पड़ता है? किस पे? कपास पर अम्ल का जो है प्रभाव जो होता है बुरा होता है। यानी ये कॉटन के कपड़ों के लिए अम्ल का यूज नहीं करना चाहिए। तो अम्ल का प्रभाव बुरा होता है। एल्कलाइन का प्रयोग, किसका प्रयोग करना चाहिए? एल्कलाइन का। एल्कलाइन का प्रयोग करना चाहिए। किसके लिए? कपास के लिए अम्ल का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका प्रभाव बुरा होता है। एल्कलाइन का प्रयोग अच्छा होता है। क्या होता है? एल्कलाइन का प्रयोग अच्छा होता है। और रंग को पक्का करने के लिए इसमें नमक और फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रंग को पक्का करने के लिए नमक और किसका प्रयोग करना चाहिए? फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? नमक और फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी ब्लीच का प्रयोग इस पर किया जा सकता है। किस पे? कॉटन पर। कॉटन पर किसी भी ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। किसी भी ब्लीच
का प्रयोग हम किस पे कर सकते हैं? कॉटन पर हम किसी भी ब्लीच का प्रयोग कर सकते हैं। घरेलू तौर पर सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करना चाहिए। घरेलू तौर पर हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करना चाहिए। किसके लिए? कॉटन के लिए, साफ सफाई के लिए हमें हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करना चाहिए। और कॉटन पर क्या होता है? पसीने का बुरा प्रभाव होता है। क्या होता है? पसीने का बुरा प्रभाव। कॉटन के कपड़े जो होते हैं पसीने से क्या होते हैं? उतने देर कलर ही अजीब सा हो जाता है, तो इसका पसीने का क्या होता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। अम्ल का बुरा प्रभाव पड़ता है। अल्कलाइन का प्रयोग कॉटन के लिए अच्छा होता है। रंग को पक्का करने के लिए नमक और फिटकरी का प्रयोग करते हैं। और कॉटन के लिए हम किसी भी ब्लीच का प्रयोग कर सकते हैं। और घरेलू तौर पर हम कॉटन के लिए हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। पसीने का इस पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा जो कॉटन का टॉपिक है यानी कपास का टॉपिक है वो आज कंप्लीट हुआ। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके क्रम के बारे में कि हमने कैसे कॉटन तैयार किए जाते, तो उसके क्रम को हमने यहाँ समझा दिया। इस ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा कि हेड जी स्टेज पर गए, बॉस को बुलाएं, बोले डॉक्टर शी यानी चुप रहिए। और FDP जो है हर एक परिसज्जा में कॉमन है, हर एक रेशे में कॉमन है। सो आप लोग इसको लास्ट को FDP याद कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से इसके क्रम को आप तैयार कर लेंगे। और जो सारी विशेषताएं हैं, अनुसंधान है, इन सभी के बारे में हमने बता दिया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे काफी पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।